नमस्कार, भारत एट 7 खबर राज्यों की में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र के चिमूर और सोलापुर में विपक्ष पर जमकर गरजे प्रधानमंत्री। कहा, राज्य का तेज विकास अघाड़ी वालों के बस की नहीं बात। झारखंड में अमित शाह ने जेएमएम पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। जेपी नड्डा ने भी विपक्ष पर लगाया परिवारवाद का आरोप। पहले चरण में 43 सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला कल। तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर भाजपा का कांग्रेस पर निशाना। विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस पर वोट के लिए एजेंडा चलाने का लगाया आरोप। झारखंड और बंगाल में ईडी का बड़ा एक्शन। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 17 जगहों पर छापेमारी। महिलाओं की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत की लगातार दूसरी जीत। कोरिया को 3-2 से दी शिकस्त। और अब लेंगे समाचार विस्तार से। झारखंड में विधानसभा की आधे से अधिक सीटों पर बुधवार को जनता अपना जनादेश सुना देगी। राज्य की 81 में से कोल्हान, पलामू और छोटा नागपुर प्रमंडल की 43 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग के साथ 683 प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। झारखंड में पहले चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। बुधवार की सुबह 7 से शाम 5 बजे तक राज्य की 43 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 950 बूथों पर शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। जो वोटर कतार में खड़े रहेंगे वो मतदान कर सकेंगे। सभी बूथों पर भी पर्याप्त व्यवस्था कर लिया गया। सिक्योरिटी अरेंजमेंट सब कुछ कंप्लीट हो गया। एक पीसफुल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए सब तैयार है। सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए इन 43 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 50 बूथ यूनिक कैटेगरी में हैं। खास बात यह है कि 1,152 मतदान केंद्रों पर मतदान की पूरी प्रक्रिया का जिम्मा महिलाओं के हाथ में रहेगा। इसी इलेक्शन कराने के लिए वुमेन मैनेज्ड बूथ है, पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ है, यूथ मैनेज्ड बूथ है, वो भी हम लोग करा के इसी बार एक सभी बूथों पर पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। इस चरण के चुनाव में कुल 1,37,00,000 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। पुरुष मतदाताओं की संख्या 68,73,000 है, जबकि 68,36,000 महिला वोटर हैं। थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 303 है। पहले चरण में 85 वर्ष से अधिक उम्र के 63,601 मतदाता हैं, जबकि दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1,91,000 है। वहीं 18 से 19 आयु वर्ग के 6,51,000 युवा वोटर भी इस बार लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बन सकेंगे। इधर मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियों की दिन भर रवानगी होती रही। ज्यादातर मतदान दल संबंधित बूथों और क्लस्टर तक पहुंच चुके हैं। राजधानी रांची में परंपरागत तरीके से तिलक लगाकर मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। इस दौरान मतदान कर्मी काफी उत्साहित भी दिखे। पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार मैं ज़्यादा उत्साहित हूँ, क्योंकि पिछले चुनाव मेरा पहला चुनाव था और इस वर्ष बार मैं उत्साहित होकर के जा रहा हूँ। प्रथम चरण में बुधवार को जिन 43 विधानसभा सीटों पर मतदान है, उसमें से 17 सीट सामान्य, 20 अनुसूचित जनजाति और 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। झारखंड में 24 की जंग में पहले चरण का मतदान अहम है। राज्य की 81 में से कोल्हान, पलामू और छोटा नागपुर प्रमंडल की इन 43 सीटों पर कुर्सी के किस्से में इन क्षेत्रों का जनादेश ट्विस्ट दे सकता है, जो अगले चरण की 38 सीटों पर भी प्रभाव छोड़ेगा। दिन भर पोलिंग पार्टियों की रवानगी होती रही और इनमें खासा उत्साह भी पहले चरण के चुनाव को लेकर देखा गया। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के ये विधानसभा चुनाव दलों और नेताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत से नेताओं के लिए तो ये चुनाव अस्तित्व का सवाल भी है। इसीलिए प्रचार में कोई भी दल कमी नहीं छोड़ रहा, चाहे बात महाविकास अघाड़ी की हो या महायुति की। इनके दिग्गज नेता प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। महाराष्ट्र में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, प्रचार अभियान भी उतना ही तेज होता जा रहा है। महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सभी बड़े नेता प्रचार अभियान में ताकत झोंक रहे हैं।
इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अघाड़ी गठबंधन को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खिलाड़ी बताते हुए कहा कि अघाड़ी वालों ने विकास पर ब्रेक लगाने में पीएचडी की हुई है। महायुति की सरकार किस स्पीड से काम करती है और ये अघाड़ी वालों की जमात कैसे कामों को रोकते हैं, चंद्रपुर के लोगों से बेहतर ये बात और कौन जानेगा। यहां के लोग दशकों से रेल कनेक्टिविटी की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और अघाड़ी वालों ने कभी भी ये काम होने नहीं दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि एक योगी के लिए देश सबसे पहले है, लेकिन आपके लिए कांग्रेस का तुष्टीकरण सर्वोपरि है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने की उम्मीद जताई। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। 20 तारीख को जब वोट होगा, 23 को रिजल्ट आएंगे, एनडीए के साथी यहाँ दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना रहे हैं और महाराष्ट्र भी मोदी जी के साथ मिलकर के विकसित महाराष्ट्र बनेगा। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रदेश में प्रचार के दौरान कहा कि जिन मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़े हैं, लोगों को वो पसंद आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार बनेगी। इसमें लिखा है समानता होनी चाहिए, इसमें लिखा है हिंदुस्तान की संस्थाएं हिंदुस्तान की जनता की संस्थाएं हैं। तो पहला काम जाति जनगणना, दूसरा काम ये जो 50% का बना रखा है, रिजर्वेशन का लिमिट लगा रखा है, इसको तोड़ के हम अलग कर देंगे, परे कर देंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार विधानसभा की 4 सीट तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में उपचुनाव के लिए बुधवार को मतदान होना है। इसे लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम और मतदान कर्मियों को डिस्पैच किया गया। इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखें ये खास रिपोर्ट। गया जिले में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। बेलागंज और इमामगंज दोनों ही सीटें हॉट सीट हैं और इसे लेकर के आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी और जो मतदान कर्मी हैं वो पूरी तैयारी के साथ डिस्पैच किए जा रहे हैं अपने अपने बूथों पर। बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बुधवार को मतदान होना है। इसके लिए मंगलवार को सभी जिलों से ईवीएम मशीन और मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। उपचुनाव बक्सर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले रामगढ़, आरा लोकसभा के अंतर्गत आने वाले तरारी और गया के बेलागंज और इमामगंज में होना है। इसमें गया का इमामगंज विधानसभा नक्सल प्रभावित है। यहाँ के लिए सुरक्षा बलों की स्पेशल और अतिरिक्त तैनाती की गई है। बेलागंज और इमामगंज उपचुनाव के टीम्स की मिलान हो रही है। इसमें सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और मिलान अच्छे ढंग से हो रही है। सभी लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और किस प्रकार की चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराना है और अपने व्यवहार से लेकर के ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से लोगों को बताया गया है। और क्योंकि लोग अभी हाल में ही चुनाव कराए हैं और अच्छे ढंग से चुनाव कराए, मैं समझता हूँ कि सब अनुभवी लोग हैं और अच्छे ढंग से चुनाव संपन्न। इसके अलावा मतदान कर्मियों को ईवीएम मशीन के साथ मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई गई है। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में 3,15,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जो कि 344 मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। इसके अलावा बेलागंज में 2,88,000 से अधिक मतदाता 304 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इमामगंज 227 विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव है, उसमें हम लोग की ड्यूटी लगी है। किट बैग सब मिल गया है और टोटल मटेरियल हम लोग को मिल गया है। अब हम लोग यहाँ से जो है इमामगंज विधानसभा के लिए जो है डुमरिया क्षेत्र है, वहाँ जा रहे हैं हम लोग।
राज्य में होने वाले उपचुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी का कार्यकाल केवल 1 साल का ही होगा, क्योंकि राज्य में 2025 के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ये चुनाव प्रत्याशियों के लिए ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जीत हार के फैसले से 2025 की उनकी दावेदारी भी सुनिश्चित होगी। गया जिले का इमामगंज विधानसभा सीट नक्सल प्रभावित है, इसे लेकर के विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहां एक्स्ट्रा सुरक्षा बलों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके साथ ही बेलागंज में भी चुनाव के लिए जो जरूरी इंतजाम हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। डीडी न्यूज के लिए विपुल कुमार सिंह के साथ गया से मधुरेश नारायण। और अब लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। The Institute of Chartered Accountants of India, being the world's largest accounting body, proudly presents before the World Forum of Accountants 2025. Experience 3 days of insightful discussions. Join us at WOFA 2025 from January 31st to February 2nd, 2025 at Yashobhoomi, New Delhi. For more details, visit wofa.icai.org. मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जयपुर में राइजिंग राजस्थान IT एवं स्टार्टअप प्री समिट का आयोजन किया गया। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि राजस्थान निवेश के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य है। वहीं प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि सूचना प्रसारण का सेक्टर अब डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान में इस साल दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान से पहले प्रदेश के विभिन्न इलाकों में प्री समिट का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में जयपुर में राइजिंग राजस्थान IT एवं स्टार्टअप प्री समिट का आयोजन किया गया। प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की मौजूदगी में तकनीक एवं नवाचार के क्षेत्र में करीब 5,500 से अधिक के MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि आज IT सेक्टर ऐसा क्षेत्र है जो स्वास्थ्य, कृषि या शिक्षा सभी क्षेत्रों को जोड़ने का काम कर रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि राइजिंग राजस्थान से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनना है, तो उसमें राजस्थान का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। उसके लिए लाल फीताशाही खत्म करनी पड़ेगी, उसके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे सरकारों के जो विभागों के, और आमंत्रित करना पड़ेगा प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को, चाहे वो देश की हो विदेश की हो, ताकि वो पैसा लगा सके और उससे एक जनरेशन, इकोनॉमिक जनरेशन होगा, इकोनॉमिक वाइब्रेंसी आएगी।
कार्यक्रम में प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल दुनिया में मीडिया के लिए अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सूचना प्रसारण का सेक्टर अब डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड की ओर बढ़ रहा है। हाल के समय में जैसे जैसे डिजिटाइजेशन में प्रगति हुई है, कंप्यूटराइजेशन में प्रगति हुई है, तो इन सब तकनीकों का मीडिया और ब्रॉडकास्ट सेक्टर में भी काफ़ी उपयोग हुआ है। जबकि डिजिटल और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी कुछ कंटेंट कंजम्पशन जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स पर चला गया है, तो आवश्यक हो जाता है कि हम डिजिटल तकनीकों का उपयोग और बेहतर तरीके से करें। राइजिंग राजस्थान आईटी एवं स्टार्टअप फ्री समिट के दौरान डिजिटल राजस्थान यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जबकि राज्य सरकार की ओर से 145 स्टार्टअप को 5,65,40,000 के चेक वितरित किए गए। बता दें कि राजस्थान में इस साल के आखिर में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान समिट होना है, जिसमें दुनिया भर से बड़ी संख्या में निवेशकों के आने की उम्मीद है। जयपुर से महेश दाधिच की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सीधे अब आपको पुणे ले चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। समर्थन देखा, साथियों ये बता रहा है महाराष्ट्र में फिर एक बार महायुति सरकार, महाराष्ट्र में फिर एक बार, महाराष्ट्र में फिर एक बार। साथियों, पुणे और बीजेपी का रिश्ता विचार, संस्कार और आस्था का रिश्ता है। पुणे ने हमेशा बीजेपी के विचार और विजन का भरपूर समर्थन किया है। मैं इस विश्वास के लिए पुणे की जनता का हृदय से आभारी हूं। मैं आपको ये भरोसा दिलाने आया हूं, महायुति की नई सरकार पुणे और महाराष्ट्र के विकास के लिए और तेजी से काम करेगी। आने वाले 5 वर्ष पुणे के विकास की नई उड़ान के वर्ष होंगे। साथियों, पुणे के लोगों को सशक्त बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री तीनों की जरूरत है। हमने इसके हर पहलू पर काम किया है। पिछले 10 वर्षों में विदेशी निवेश में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और पिछले 2.5 वर्षों में जो भी कंपनी निवेश के लिए भारत आ रही है, उसकी पसंद की लिस्ट में हमारा महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। पुणे और इस क्षेत्र को इस निवेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिल रहा है। ये निवेश जब हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी क्षेत्रों में आया तो यहां कंपनियों की संख्या बढ़ी, यहां मौजूदा कंपनियों का विस्तार भी हुआ। ये निवेश जब स्टार्टअप में हुआ तो पुणे के उद्यमशील युवाओं को इससे लाभ हुआ, युवाओं के लिए भी रोजगार के अनगिनत अवसर पैदा हुए। पुणे का ऑटोमोबाइल उद्योग तो
पूरे देश में हमेशा से ही धाक जमाता रहा है। यहां हो रहे निवेश ने इस सेक्टर के लिए भी संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। साथियों, पुणे की कनेक्टिविटी को लेकर भी महायुति की सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। आपकी आकांक्षाएं मेरे लिए आपका आदेश है। आपके सपने मेरे लिए दिन रात काम करने की प्रेरणा है। आपकी आवश्यकताएं मेरी सरकार की योजनाओं का आधार है। आपका जीवन आसान हो, ये मेरी प्राथमिकता है। ये महायुति की प्राथमिकता है। इसलिए आज पुणे में मेट्रो रेल सेवा का लगातार विस्तार हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट सेक्शन रूट पर मेट्रो चलनी शुरू हो गई है। स्वारगेट कात्रज सेक्शन रूट पर तेजी से काम हो रहा है। ट्रैफिक की गति बढ़ाकर नई संभावनाओं को नई उड़ान देना, ये हमारा संकल्प है। इसके लिए इंट्रासिटी और इंटरसिटी दोनों नेटवर्क पर काम हो रहा है। पुणे की ईस्ट और वेस्ट आउटर रिंग रोड पर भी 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। खोपोली खंडाला मिसिंग लिंक के लिए 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। पुणे आउटर रिंग रोड पर भी 10,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हम पुणे को 21वीं सदी के वेल कनेक्टेड सिटी बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज कार्तिक एकादशी है। पंढरपुर में यात्रा है तो पालकी मार्ग की चर्चा भी स्वाभाविक हो जाती है। जगतगुरु तुकाराम महाराज पालकी मार्ग और संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग, इसका काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन मार्गों को तैयार करने में 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आमच्या वारकऱ्यासाठी ही आमची समर्पित सेवा है। तो सीधे आप देख रहे थे पुणे से प्रधानमंत्री की जनसभा का प्रसारण, जहां पर प्रधानमंत्री ने विकास की बात की, कनेक्टिविटी की बात की और पुणे के लोगों की जो संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की, उनकी बात की और उन्हीं पर वोट करने की अपील भी की। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।